डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं 9th और 10th के मैथ का। कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मसाइल का सामना होता है, वो कहते हैं जी हमें समझ नहीं आती मैथ की। तो उन बच्चों के लिए आज ये सिलसिला हमारा शुरू हो रहा है। सबसे पहले आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है ये मैट्रिक्स के बारे में है, जिनको हम कालब कह सकते हैं। आर्थर कैले इसका बानी है। सबसे पहले कालबों का तस्वर जो है वो आर्थर कैले ने पेश किया था। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो फाइंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग है। इन जो नीचे दिए गए सवालात हैं, जो अज्जा दिए गए हैं, इनका आपने ऑर्डर बताना है, इनका आपने मर्तबा बताना है। तो कैसे हम इनका मर्तबा बताएंगे, उससे पहले जो जरूरी बातें हैं पहले हम वो सीखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये मैट्रिक्स या कॉलम हैं क्या। पहले इनकी तफसीर की तरफ आते हैं और फिर हम जो है वो दोबारा वापस इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम मैट्रिक्स की तरफ आते हैं कि पहले इनको समझ लें, फिर हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ मैंने कहा था जाएंगे। मैट्रिक्स को हम उर्दू में कॉलम कहते हैं। अब मैट्रिक्स है क्या कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। आपके लफ्ज एरे आया है, एरे है क्या? एरे एक तरतीब को कहते हैं, सीक्वेंस को कहते हैं कि आपने रेक्टेंगुलर शेप के अंदर इनको तरतीब देना है। एक ऐसी फॉर्मेशन या कलेक्शन है, आपके पास रियल नंबर हैं, आप रियल नंबर को कुछ नाम दे दें, 0 1 2 3 4 एंड 6। ये आपके पास 6 रियल नंबर हैं। हम इनको एक सीक्वेंस के अंदर पहले लिखेंगे। वो सीक्वेंस क्या होगा? 0 1 2 3 4 एंड 6। ये हमने इनको पहले एक सीक्वेंस में लिखा। सीक्वेंस में लिखने के बाद हम इन्हीं सीक्वेंस में लिखे गए अदाद को दोबारा 0 1 2 3 4 एंड 6 हम इन अदाद को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और ये हमारा बन गया मैट्रिक्स। ये आपका मैट्रिक्स बन गया है। अब इसको कोई भी नाम दे ले, ए बी एम एन कुछ भी, तो इसका नाम भी हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास दूसरी बात आ गई कि मैट्रिक्स के अंदर चीजें कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट दो चीजें हैं। एक को हम रो कहते हैं और दूसरी को कॉलम कहते हैं। अब रोज और कॉलम को समझने के लिए हम अपने इस मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, जो हमने पहला मैट्रिक डेफिनेशन के अंदर से निकाला था। अब यहां पे रोज क्या है और कॉलम क्या है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने का एक आसान हल है जो आप कभी भूलते नहीं है। ये देखिए, ये आपके नोटबुक का एक पेज है जिसके अंदर ये साइडों के हाशिए लगे हैं और यहां ये इसके अंदर आपकी लाइंस लगी हुई हैं। ये जो आपके हाशिए हैं, जो इस तरफ लिखा होगा वो आपके कॉलम होंगे और जो यूं लाइनों के ऊपर लिखी होंगी वो आपकी रोज होंगी। तो सिंपल बात है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 0 1 2 दिस इज रो 1। क्यों? क्योंकि ये आपके हॉरिजॉन्टल हैं, ये आपके उफकी जो है अंदराज है, तो ये आपकी रो 1 हो गई। और ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपकी रो 2 हो गई। तो रोज क्या है? इनको कितारें कहते हैं। ये उफकी हालत में पाई जाती हैं, हॉरिजॉन्टल पाई जाती हैं। दूसरा, अब हम यहां पे कॉलम की तरफ आएंगे। कॉलम क्या है कि आपके, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि ये जो आपके हाशिए लगे हुए हैं साइडों के ऊपर, जो इनके ऊपर लिखे होंगे वो कॉलम होंगे। तो पहला कॉलम, इधर आइए, ये पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम। तो क्या किया कि जो यहां पे खड़े हालत में पाए जाते हैं, जो बिल्कुल अमूद की शक्ल में होंगे, वो लाइनों के अंदर जो इंदराज होगा, वो जो एंट्री होगी वो आपके कॉलम होंगे। और जो नीचे पड़े हुए हैं, जो लेटे हुए हैं, वो आपकी रोज होंगी। और देखिए, ये रो 1, ये रो 2। अब कॉलमों की तरफ आएंगे, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 हो जाएंगे। अब
हमारी पहली रो के अंदर कौन कौन से डिजिट हैं? हमारी पहली रो में 0, 1 और 2 एंट्री है। हमारे दूसरी रो के अंदर कौन सी एंट्री है? 3, 4 और 6 एंट्रीज हैं। अब अगर हम कॉलमों की तरफ आए तो हमारा पहला कॉलम दिए स्टूडेंट क्या बनेगा? पहले कॉलम में आपके पास 0 है और 3 है। दूसरे कॉलम में जो एंट्रीज है वो 1 है और 4 है। जो तीसरे कॉलम में एंट्रीज हैं वो 2 है और 6 है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये हमारा पहला क्वेश्चन भी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखना होता है कि जो हमारा दिया गया मैट्रिक्स है उसके अंदर रोज कितनी है और उसके अंदर कॉलम कितने हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर रोज कितनी है, इसके अंदर कॉलम कितनी है। अब वापस जो अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो जो इधर की एंट्रीज होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम रोज कहते हैं। ये हमारी पहली रो और ये हमारी दूसरी रो। और फिर हम इसके कॉलम गिनते हैं। ये इसका पहला कॉलम, ये इसका दूसरा कॉलम और ये इसका तीसरा कॉलम। एंट्रीज को आपने नहीं देखना कि क्या लिखा हुआ है, सिर्फ आप इसकी रोज गिनेंगे, आप इसके कॉलम गिनेंगे और ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम का मर्तबा। तो अब पहले देखिए, आप ये एक बाय लिख लें और इसके दोनों जानब पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और इधर आप नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। अब नंबर ऑफ रोज कितनी गिनी आपने? ये 1, ये 2 और सिंपल ऐसे बाय, और आपने नंबर ऑफ कॉलम कितने गिने? 1, 2 एंड 3, और यूं आप इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और चीज रह गई है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स को उर्दू में हम मसावी कालब कहेंगे और हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कालब का मर्तबा भी कहेंगे। तो अब मसावी कालब की तरफ आते हैं। मसावी कालब कब बराबर होते हैं? सिर्फ मसावी कालब के लिए 2 शराइत हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि जो आपके पास 2 कालब दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ऑर्डर सेम हो। पहली बात, उनका ऑर्डर सेम हो। अगर फर्स्ट मैट्रिक 2/2 है तो सेकंड भी 2/2 होना चाहिए। अगर फर्स्ट 3/3 है तो दूसरे को भी 3/3 होना चाहिए। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, सेम एंट्री। और दूसरी बात है कि एंट्रीज बेस सेम होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। एग्जाम्पल क्या है? इसकी एक एग्जाम्पल है कि आपके पास 2, 4, 3, 1, ये ए मैट्रिक है और इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो 2, 4, 3, 1। अगर आप इसका ऑर्डर लिखें तो क्या होगा? 2/2। इसका ऑर्डर 2/2। अगर आप एक और मैट्रिक्स लें जिसको आप बी का नाम देंगे तो वो भी क्या होगा? हम उसको लिख लेते हैं 2, 4, 3, 1। अब इसका भी ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर भी 2/2। अब देखना क्या है? अब ये देखें कि यहां पे पहली एंट्री है 2 और यहां पर पहली एंट्री है 2। सेम यहां पे फर्स्ट रो का जो दूसरा एटम है वो 4 है और यहां पर भी 4 है और यहां पे 1 और यहां पे 3। और देखिए सारे आपस में सेम हो गए। जब सेम एंट्री एक जैसी होगी तो फिर आपका जो दिया गया मैट्रिक है वो एक इक्वल मैट्रिक होगा। तो चलिए वापस हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन था
जिसमें हमने फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स मालूम करना था कि ये जो दिए गए मैट्रिक्स हैं इनका ऑर्डर क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या ऑर्डर है। तो आप मेरा साथ देंगे। हमने कहा था कि आसानी के लिए आप पहले बाय लिख लें और पहले क्या काउंट करते हैं, पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं। नंबर ऑफ रोज क्या है कि वो एंट्री जो आपके लाइनों के ऊपर लिखी हुई है और कितनी है तो गिन लेते हैं, ये 1 और ये 2। और इस मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर इसका लिखने के लिए तो कितने हैं जी 2। अब फिर आप इसके कॉलम गिने, रो चूज हो गई, मैंने पहले लिख ली। अब आप इसके कॉलम लिखे, कॉलम कितने हैं 1 और 2 और इसके कॉलम भी 2 हुए। तो यूं हम कह सकते हैं कि जो आपके पास ए मैट्रिक है उसका जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 है। अब एक और क्वेश्चन है, बी है 2 0 3 5। अब इसको भी वही आप तरीका इख्तियार करेंगे, आप बाय लिखें और पहले क्या काउंट करना है, पहले हमने रोज काउंट करनी है। रोज कितनी है 1 2, 2 रोज है इसके अंदर, पहली रो उसके अंदर 2 0 और अगली के अंदर 3 और 5। तो 2 0 के अंदर कितने 1 2, 2 इसके अंदर रोज आ गई और अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं 1 2 और इसके अंदर कॉलम भी 2 ही हुए। और यूं आपके पास जो बी मैट्रिक्स है उसका अगर आप ऑर्डर बताएं तो 2 बाय 2 और ए मैट्रिक भी 2 बाय 2 है। हमारे बाकी क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो है 2 और 4। पहले हमने क्या गिनना था, पहले हमने रोज गिननी थी, पहले हमने कितारें गिननी थी और बाद में कॉलम। और जो दरमियान में लिखते हैं वो क्या होता है, हम दरमियान में बाय लिखते हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले में देखिए रोज कितनी हैं, एक। कितनी रोज हैं, एक रो है, जस्ट एक रो है, सिर्फ एक रो है, आपके दिखाने के लिए सिर्फ एक रो है। और कॉलम जो नीचे की तरफ आएंगे 2 नीचे की तरफ, 4 नीचे की तरफ, ये 2 हो जाएंगे। तो इसका आप मर्तबा लिखेंगे। तो यहां पे रोज कितनी काउंट की, रो हमने काउंट की 1 और कॉलम कितने काउंट किए 2। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ सी इज 1 बाय 2। अब ऑर्डर ऑफ डी लिखेंगे, डी के अंदर क्या है, डी के अंदर है बी, पहले आप बाय लिख लें सिंपल। और अब कितने यहां पे रोज गिनते हैं 1 2 3। तो क्या करना है, इसको पहले लिखना है 3। फिर क्या करने हैं, कॉलम, कॉलम कितने, सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 3 बाय 1। अब आपके पास ई है, इसका भी पहले हमने क्या करना है, हम सबसे पहले बाय लिख लेते हैं क्योंकि बाय लिखना जरूरी है, ऑर्डर लिखने के लिए बाय लिखना जरूरी है। अब पहले हम काउंट करेंगे रो 1 रो 2 एंड रो 3। तो कितनी रोज आई, 3 रो आई। तो उन रोज को हम बाय से पहले लिखेंगे, तो 3 आ गया। अब हम कॉलम काउंट करते हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये हो गया 3 बाय 2। तो इसका ई का ऑर्डर क्या आ गया 3 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एफ है, ये भी आप सेम करेंगे, यहां पे बाय लिखें। अब देखिए यहां पे क्या है 1 और नीचे को भी 1। हम इसको 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक एंट्री मौजूद है जो इधर को भी आप गिन सकते हैं और कॉलमों की तरफ भी आप इसको गिन सकते हैं। तो इसका ऑर्डर आया 1 बाय 1। नेक्स्ट चलिए आपके पास जी है, हम जी का ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं। क्या लिखेंगे, पहले बाय और फिर क्या गिनेंगे, पहले रोज गिननी है, नंबर ऑफ रोज को पहले काउंट करना है। तो कितनी है 1 2 3, 3 रोज हैं, पहले जी कॉलम के अंदर रोज आ गई 3, तो लिख लेंगे हम 3। फिर हम इसके कॉलम गिनेंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा और ये कॉलम नंबर 3 हो गया। तो कितने कॉलम हुए, इसके पास 3 कॉलम हुए। इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसका मर्तबा आ गया 3 बाय
3, इसका मर्तबा आ गया 3/3। और नेक्स्ट आपके पास h है, क्या करेंगे, बाय लिखेंगे, बाय लिख लिया और उसके बाद हम अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे। पहले काउंट करना है नंबर ऑफ रोज को। नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 2, यहां पे 2 इसकी रोज हैं और कॉलम 1 2 3 और ये आ गया 2/3, ये आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स, कि आपके पास ये चंद कॉलम दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन सा कॉलम किस कॉलम के मसावी है, कौन सा कॉलम किस कॉलम के इक्वल है। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना है कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल कब होता है। इससे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि 2 शराइत होती हैं कि पहला जो मैट्रिक्स हैं उनके आपस में ऑर्डर सेम होनी चाहिए और दूसरी बात कि उनकी जो एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। तो देखिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहला कॉलम है ए इक्वल है 3 के। अब देखना है कि क्या कोई और भी मैट्रिक्स है इन मैट्रिक्स के अंदर जिसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री हो और वो एंट्री भी 3 हो। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ लिखते हैं हम। ए जो है वो 3 के इक्वल है, तो देखते हैं क्या और भी कोई ऐसा मैट्रिक है कि जिसमें जस्ट 3 लिखा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे इस ए मैट्रिक का जो ऑर्डर है इसका 1/1 ऑर्डर है। हमने देखना है और कौन सा मैट्रिक है जिसका ऑर्डर 1/1 होगा। तो बी की तरफ आते हैं, बी का ऑर्डर 1/2 है। इसका मतलब है कि जब ऑर्डर सेम नहीं है तो ये ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट चलिए सी के पास चलते हैं। सी का ऑर्डर अब देखिए 5-2 है, 5-2 है। इसके अंदर रो तो 1 हो गई, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो एक ही डिजिट बचेगा और उसके लिए कॉलम भी 1 हो गया। हम सी को सॉल्व करके देखते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर ए मैट्रिक के सेम आया है। अब सी के अंदर है 5-2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब c इज इक्वल टू 3 और c में भी 3 है, a में भी 3 है। इसका भी मैट्रिक इस मैट्रिक का ऑर्डर भी 1/1 है, इस मैट्रिक का ऑर्डर भी 1/1 है। इसके अंदर भी वही एंट्री है और कॉलम ए के अंदर भी वही एंट्री है। इसका यहां से हमें पता चला कि जो ए मैट्रिक है वो सी मैट्रिक के इक्वल हो गया। तो यूं हम लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। आगे चलते हैं और याद दहानी के लिए हमें पता चल गया है कि ए और सी आपस में इक्वल हैं। अब किसी और क्वेश्चन के अंदर क्या किसी और मैट्रिक का ऑर्डर जो है वो 1/1 है? जी नहीं, इसका किसी का भी ऑर्डर जो है वो 1/1 नहीं है। जब ऑर्डर 1/1 नहीं है तो कोई भी और मैट्रिक हमारे ए और सी के इक्वल नहीं होगा। बी की तरफ आते हैं। बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है आपके पास रो 1 है, बाय लिखेंगे और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 2, यानी बी का ऑर्डर है 1/2। अब हम देखते हैं क्या कोई और मैट्रिक है जिसका 1/2 है? जी सी हमारा हो गया है। डी की तरफ आते हैं। यस, डी का ऑर्डर जो है वो 1/2 है। तो यहां पे आपके पास डी भी है जिसका ऑर्डर 1/2 है। लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि अगर बी का ऑर्डर डी के ऑर्डर से सेम है तो क्या इनकी एंट्रीज भी सेम है? तो इसकी पहली एंट्री 3, इसकी 5। जी नहीं, बी और डी का ऑर्डर तो सेम है लेकिन इसकी दूसरी शर्त पूरी नहीं है। जो हमने और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वो पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि बी डी के इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं। इसका मर्तबा 2/2,
इसका 2/1, लेकिन हमें 1/2 चाहिए। इसका मर्तबा भी, इसका भी ऑर्डर नहीं सेम, इसका भी नहीं। अब यहां पे देखिए, इसके अंदर रो 1 है, कॉलम इसके अंदर 2 हैं। तो आई को चेक करते हैं कि इसका जो आई है वो भी 1/2 है। तो क्या इसकी एंट्रीज भी सेम है? तो आई को सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करने वाला है 3 और 3 + 2। तो आई का क्या आएगा? 3 और 3 और 2 5। तो एंट्रीज देखते हैं। पहले एंट्री 3, दूसरी 5। यहां पर भी देखिए बी की एंट्री 3 और 5, 3 5 3 5 सेम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। हमारे दो मैट्रिक्स हमने ढूंढ लिए जो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब इनकी जरूरत नहीं रही। उसके बाद याद दहानी के लिए हमें पता चल गया कि हमने बी को भी सॉल्व कर लिया है, हमने आई को भी सॉल्व कर लिया है। छोटी सी निशानी इनके ऊपर लगाएंगे। अब आगे चलते हैं डी की तरफ। ऑर्डर 1/2, और किसी का ऑर्डर 1/2 है? 2/2, 2/1, 2/1, 2/2, 1/2, 2/2। तो किसी भी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर डी के साथ मैच नहीं कर रहा। कोई भी कॉलम इसके इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट ई की तरफ चलते हैं। ई का पहले मर्तबा देखते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं। 2/2 है, तो इसका ऑर्डर, ई का ऑर्डर जो है वो 2/2 है। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं। पहले हम नंबर ऑफ रोज को काउंट करते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करते हैं, तो हमें उसका ऑर्डर जो है वो मिल जाता है। फिर ई के अंदर 2/2, एफ का भी 2/1 है, जी का भी 2/1 है, एच का भी 2/2। अब एंट्रीज देख लेते हैं। ई की एंट्री 4062, एच की एंट्री 4062, सेम एंट्रीज हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ई मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है? एच के। अब ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। अब देखिए क्या और भी कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर जो है वो ई के साथ मैच करता हो? आई हमने सॉल्व कर लिया। जे बचा हमारे पास। इसके अंदर फर्स्ट रो, सेकंड रो 2, और अब इसके कॉलम देखते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अब जे जो है उसका भी, एच का भी 2/2 आया। वो हमने कह दिया कि एच जो है वो तो इक्वल है। और फिर जे का देखते हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अब ऑर्डर सेम होने के बाद दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हम देखें कि क्या सेम एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं। तो चलिए, जे सॉल्व करने वाला है, इसके अंदर प्लस और माइनस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जे लिखेंगे, इसकी एंट्रीज लिखें। हमने जे मैट्रिक को लिख दिया। अब जो प्लस वाले हैं उनको हम प्लस करेंगे, माइनस वालों को माइनस करेंगे। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, और 2 + 0 = 2। अब जे के अंदर जो एंट्रीज हैं उसको हम ई के साथ मैच करेंगे। फर्स्ट एंट्री 4 और सेकंड एंट्री 0। फर्स्ट एंट्री 4, सेकंड एंट्री 0। और सेकंड रो की तरफ आते हैं। फर्स्ट एंट्री 6, सेकंड एंट्री 2। अब सेकंड रो ई की देखते हैं। फर्स्ट 6 और सेकंड 2। अब ई और जे ये भी आपस में इक्वल हैं, तो हम साथ ये भी लिखेंगे, एंड इट इज इक्वल टू जे। A matrix is equal to E matrix is equal to H and it is also equal to J। यानी E, H और J आपस में मसावी कॉलम हैं। अब हम इसको भी निशान लगा देते हैं। हमें पता चलेगा कि हमने J को भी सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट आपके पास F और G बच गए हैं। अब F का पहले हम ऑर्डर देखते हैं। F का ऑर्डर क्या है? F का ऑर्डर है 2/1। 2/1 कैसे? पहले हम नंबर ऑफ
रोज को गिनते हैं, ये नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ रो 2, फिर बाय लिखते हैं और ये कॉलम आ गया, तो कॉलम आ गया 1। इसके लिए अब आगे चलते हैं जी की तरफ। अब पहले जी का हम ऑर्डर देखते हैं। जी का ऑर्डर फर्स्ट रो सेकंड रो, जी का ऑर्डर 2 बाय, और ये 1 नहीं है, ये 1 कैसे है कि जब इसको हम प्लस या माइनस करेंगे तो फिर ये 1 नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या वाकई जी भी वही एंट्री रखती है जो एफ के पास है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम आ गया। जब ऑर्डर सेम आ जाए तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या बाकी एंट्रीज भी सेम है। 3 - 1 और 3 + 3। अब इनको माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस किया 2, 3 में 3 को प्लस किया तो 6। अब देखिए ऑर्डर पहले सेम आ गया था। अब एंट्रीज देखिए, फर्स्ट एंट्री 2, सेकंड 6, फर्स्ट 2, सेकंड 6, और हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स एफ जो है वो इक्वल है, मैट्रिक्स एफ जो है इज इक्वल टू जी। तो चलिए एक बार हम दोबारा सारे का सारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर लेते हैं। ए किसके इक्वल था? सी के, यानी ए इज इक्वल टू सी। ए और सी आपस में मसावी कालिब हैं। फिर बी के साथ कौन था? 3 और 5 हैं। बी के साथ आई है, तो हम कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। और फिर आपके पास आया था ई मैट्रिक्स, ये इक्वल था एच के और आल्सो इक्वल था जे के। अब लास्ट वन एफ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल ठहरा जी के। अब हमारे पास सिर्फ ये डी बचा है जो किसी के साथ भी मैच नहीं करता, ना इसका ऑर्डर मैच किया और ना इसकी एंट्रीज मैच की हैं। सो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी एफ। अब हमारे पास ये एक इक्वालिटी आ गई है। ये जो फर्स्ट मैट्रिक है वो सेकंड मैट्रिक के इक्वल है, और आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है और उनकी एंट्रीज भी सेम होती है। तो अगर आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं और आप इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं ए बी सी और डी की, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो ए प्लस सी है, यानी ए और सी को प्लस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0 आएगी। तो हम इसके लिए मुसावाते बनाएंगे। हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, नाम रखेंगे हम 1, इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर दूसरी इक्वेशन क्या करेंगे, इसकी दूसरी एंट्री की तरफ आए, a प्लस 2b इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a प्लस 2b है तो यहाँ पे दूसरे मैट्रिक के अंदर वही एंट्री क्या है, -7। इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हम आगे चलते हैं, c - 1 ये किसके इक्वल है, यहाँ पे जो c - 1 की एंट्री है यहाँ पे वो 3 है, इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आगे चलते हैं, ये चौथी एंट्री है फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर, वो है 4d - 6, तो किसके इक्वल है, यहाँ पे 4d - 6 के अगेंस्ट लिखा हुआ है 2d, तो ये इक्वल है 2d के, इसका नाम रखेंगे 4। अब हम चाहते हैं कि हम वैल्यूज निकालें। देखिए बच्चों, हम a प्लस सी से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम a प्लस 2b से स्टार्ट नहीं कर सकते। वजह क्या है कि यहाँ पे आपके पास a भी है और c भी है। अभी तक ना आपको a की वैल्यू का पता है ना c की वैल्यू का पता है। जब आपके पास दो वेरिएबल हों, वो किसी इक्वेशन के अंदर हों, किसी इक्वालिटी के अंदर हों, तो उनमें से जब तक आपको एक वेरिएबल की वैल्यू का पता नहीं चलता आप दूसरी की वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो इसलिए हम इन दोनों को पहले सॉल्व नहीं करेंगे। हम पहले
इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, फिर जाके हमारे पास जो है वो पहले दो इक्वेशन की वैल्यू जो है वो आएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, हम इक्वेशन नंबर 4 से क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। आपके पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तरीका क्या है कि आपने वेरिएबल सारे d के वेरिएबल सारे एक साइड पे रखेंगे और जो आपके पास कांस्टेंट हैं, जो आपके पास मुस्तकिल मिकदारें हैं, ये पिछली क्लासेस के अंदर आपने 6 to 8 के अंदर पढ़ा था लोअर ग्रेड के अंदर कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वो डिजिट्स होते हैं, वो कोएफिशिएंट्स, वो आदाद होते हैं जिनके साथ कोई अल्फाबेट यूज नहीं होता, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। यानी अगर आपके पास वेरिएबल x है तो लास्ट वाली रकम जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, वो जस्ट एक डिजिट होगा, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब कांस्टेंट को एक साइड पे और आपके पास जो वेरिएबल हैं उनको आप दूसरी साइड पे रखेंगे। तो 4d, इस d को इधर लाएंगे, यहां पे इक्वलिटी की दूसरी साइड पे गया है, इक्वल साइन की दूसरी साइड पे गया है। अगर प्लस दूसरी साइड पे जाए तो वो माइनस का, और अगर माइनस साइड चेंज करे तो वो प्लस का। तो d के साथ यहां पे कोई भी साइन नहीं है, और अलजबरे के अंदर जिसके पास साइन नहीं है उसके पास पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है। अब d इधर आके माइनस का हो गया, और ये -6 है, ये जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। अब 4d में से 2d, अब d तो वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ कोएफिशिएंट को हम माइनस करेंगे। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ गया। अब 2 और d के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो यहां पे साइन मल्टीप्लिकेशन का होगा। d यहां पे होगा, 6 है, 2d के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 1 और 3 आ जाएगा, तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आपके पास नंबर 5 आ गई। फिर आगे चलते हैं। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहां से चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास क्या है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। अब हम क्या करेंगे कि जो -1 है ये इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कांस्टेंट सारे एक साइड पे और वेरिएबल सारे एक साइड पे, तो ये माइनस है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 + 1, और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम देंगे। फिर अब देखिए बच्चों, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 रह गई है अनसॉल्व। अब इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक वैल्यू आई है d की, एक वैल्यू आई है c की। इसका मतलब है कि अगर हम c की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की। तो अब c इज इक्वल टू 4 जो है, पुटिंग c is equal to 4 and equation number 1। अब हम c की 4 वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, a + c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम c की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 4। c की वैल्यू 4 पुट की। अब यहां पे 4 प्लस का है, जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस साइन क्या बन जाएगा, माइनस का, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई, और a की वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब जस्ट हमारे पास एक ही वेरिएबल रह गया है, और वो वेरिएबल है b। अब अगर a की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हम बड़ी आसानी के साथ b की वैल्यू जो है वो हासिल कर लेंगे। अब पुटिंग a is equal to -4 and equation number 2। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास था
a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब b की जगह पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई, सॉरी a की जगह पे आपके पास वैल्यू आई -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब आपके पास क्या है, अब आपने इस 4 को, मैंने कहा था कि इनको हल करने का तरीका क्या है कि वेरिएबल एक साइड पे और कांस्टेंट दूसरी साइड पे। अब 2b हमारे पास यहां रह जाएगा, 4 माइनस का है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास 2b रहेगा, -7 में जब आप 4 को प्लस करेंगे तो ये रह जाएगा -3। अब b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा, -3/2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब आप लिख सकते हैं आंसर क्या है। मैं जरा दूसरा मार्कर यूज करूंगा कि आंसर आपके पास क्या है। अब आपने क्या क्या मालूम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा गया ए बी सी और डी की वैल्यू जो है हमने निकालनी है इस इक्वलिटी के अंदर से। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स के अंदर हमने ए बी सी और डी की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। तो ए की वैल्यू हमने क्या, इक्वेशन नंबर 7 के अंदर ए की वैल्यू हमारे पास आई -4, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -3/2। अब इक्वेशन नंबर 6 के अंदर सी की वैल्यू हमने निकाली थी, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और रह गया डी, और डी की वैल्यू जो हमने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट की थी वो कितनी है 3। तो माय डियर ये अब आपके पास चारों ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं कि ए की वैल्यू -4 थी, सी की 4, बी -3/2 और डी जो है वो 3 है। अगर आप इसकी कंफर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ये क्वेश्चन सही भी है या नहीं, तो आप इन वैल्यूज को यहां पे रख के देखें तो आपका जवाब ठीक आ जाएगा। देखिए a -4 c 4, तो -4 + 4 इज इक्वल टू 0। अगर c -1 इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू कितनी आई 4, 4 - 3 इज इक्वल टू 3। तो ऐसे ही बाकी दो भी आप